अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट समीर हकी प्रवास के दूसरे एपिसोड के साथ। आज हम लोग जो है हार्ड टॉक करेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ पे और पीआईए जिस तरह से लॉ को अबाइड नहीं कर रहा उस बारे में बात करेंगे। जब मैं ये कहता हूँ कि पीआईए इज़ अ रोग एयरलाइन, मैं गलत ये बात बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आप जैसे ही हम लोग जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे आप ये चीज़ खुद समझेंगे कि पीआईए कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं और जो लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, तो उसके बारे में हमारे साथ 2 गेस्ट स्पीकर्स हैं। एक है नबील जावेद साहब, जो कि एविएशन लॉयर हैं और दूसरी हैं हमारे साथ ज़रका खालिद, जो कि पीके 833 क्रैश की अफेक्टीज़ में से एक है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब एंड ज़रका खालिद। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच समीर इनवाइट करने का अपने इस प्रोग्राम में। माय प्लेजर जी। अच्छा जी, आप लोग आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये पीके 833 पे इसका मकसद क्या है? मैं आपको क्लियर एक दफ़ा फिर से कर दूँ अपने नाज़रीन को कि इसका मकसद है कि जो लवाहिकीन हैं, जो उनको जो जस्टिस नहीं मिल रहा है, उनको जो उनके हक नहीं मिल रहे हैं, हमने इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं ताकि उनकी जो हक सच की लड़ाई है उसमें उनके साथ रहें और हमारी यही कोशिश है कि हमारी इस आवाज़ से उनको उनका हक मिले। तो अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नबील साहब की तरफ आता हूँ। नबील, इस वक़्त जो अफेक्टीज़ हैं, उनका जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है आरडीए, जो कि रिलीज़ डीड एग्रीमेंट है। थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताएँ कि ये किस वक़्त लागू होता है और इससे पहले क्या-क्या स्टेजेस होती हैं और फर्स्ट ईयर लायबिलिटी अ, की जो पेमेंट्स हैं वो और कॉम्पेंसेशन में क्या फ़र्क है? इसलिए कि हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं कि ये दोनों क्या अलग-अलग चीज़ें हैं या एक है? तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएँगे? जी, थैंक यू सो मच समीर आकिब साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, देखिए, सबसे पहले मैं आरडीए की बात करता हूँ। आरडीए जो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है कि जिसको ऑलरेडी जो है पेशावर हाई कोर्ट वो उसको नल वर्ड अंडर द लॉ डिक्लेयर कर चुकी है। और ये आरडीए की बात नहीं है, अगर आप जनरली भी देखें हमारे जो लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, वो बड़ा क्लियर है। उसके अंदर लिखा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पार्टी से साइन कराया जाए जिसमें ये क्लॉज हो कि कल को आप इस एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते या इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते या इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के अगेंस्ट भी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडर द लॉ वॉइड ऑफ इनिशियो कहलाता है। ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके पास राइट टू हैव कोर्ट, वो आपका राइट है। और आरडीए में तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जी आप जो लायबिलिटी हम जो पीए डिस्चार्ज करेगा उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल इसकी कोई लॉ में कोई हैसियत नहीं है। और इसको मैं पहले भी आपको अर्ज किया कि पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर आई हुई है जिसमें उन्होंने होल्ड किया था कि आरडीए की कानून में हैसियत नहीं है। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट एक ऑनरेबल कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए या उसको दोबारा फोर्स किया जाए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। और मैं तो ये रिकमेंड भी करता हूँ स्ट्रांगली टू द अफेक्टीज कि आपको अगर वो आरडीए ऑफर करते हैं तो इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग और गोइंग टू कोर्ट, आप सिंपली जो है कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें और उसके साथ जजमेंट लगाएं पेशावर हाई कोर्ट की और बताएं कि जी चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इसको अंडर द लॉ वाइड ऑफ इनिशियो डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा अब जो एयरलाइन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। चलें, अब मैं ज़रका की तरफ ज़रका, आप बताइए कि इस वक़्त आप लोग किस स्टेज पे हैं और आपकी ये 2 मीटिंग्स हुई थी गवर्नर सिंध के साथ, उस बारे में थोड़ा-सा ब्रीफली हमें बताइए और फिर ये जो इस वक़्त जो आपका आरडीए का मसला है, इसके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र कीजिए। थैंक यू समीर। जी, हमारी गवर्नर साहब से 3 मुलाकात हुई हैं, 3 मीटिंग्स हुई हैं। पहली एक इनिशियल स्टेज पे थी, दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि कुछ इदारों के सरबराहों को बुलाएंगे जो कि पीआईए के साथ काम करते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्रैश में
जिनकी हमें लगा था कि इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड में तो उन्होंने हमारे ही उस पे रिक्वेस्ट पे उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से भी कुछ लोगों को बुलाया था ताकि चीजें क्लियर हो सकें। आरडीए का एक कंफ्यूजन है हमारी नजर में, इसलिए कि नॉर्मली आरडीए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर दुनिया में प्लेन क्रैशेस के उसमें अगर साइन भी किया जाता है तो वो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद किया जाता है। और यहाँ पर तो अभी फर्स्ट रिपोर्ट इनिशियल एक रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अभी डिटेल्ड रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। और जो पीआईए की तरफ से हमें ये कहा जा रहा है या जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि ये फाइनल सेटलमेंट है, हमें इस फाइनल सेटलमेंट को, इस कंपनसेशन के अमाउंट को लेने के लिए इस स्पेशल डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा। और अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो इसमें इसको साइन करने से ना सिर्फ हम पीआईए को क्लीन चिट देते हैं, बल्कि बहुत से इदारे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हों, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो ग्राउंड पे काम करने वाले हों, उन सबको हम इस चीज से बिरुल जिम्मा करार देते हैं कि हम आइंदा उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकेंगे। या मैं नबील की बात को सेकंड करूंगी कि ये हमारा राइट है, बेसिक राइट्स में आता है कि आप किसी भी, जहां आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, कोई नेग्लिजेंस हुई है, वहां पर अगर आप चाहें तो उस चीज को आप चैलेंज कर सकते हैं, और यहाँ भी ये होना चाहिए, लेकिन ये इसके अगेंस्ट है। और लास्ट मीटिंग में हमें गवर्नर साहब ने कहा था कि वो हमें बिल्कुल क्लियर कट इन चीजों के जवाबात मुहैया करेंगे, और उनकी जो पीआईए की और इंश्योरेंस कंपनी की जो बाहर इंश्योरर है उसके साथ भी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, वो सब हमारे पास, वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 3 वीक्स गुजरने के बावजूद कोई चीज हमारे पास नहीं आई। जी, मैं अभी नबील की तरफ जाता हूँ। नबील, ये जो अभी इन्होंने बात की है कि इन डॉक्यूमेंट्स के और इनके होने के बावजूद भी पीआईए जो है वो इस वक्त इनको हार्ड टाइम दे रहा है, तो ये चीज जो है, ये अगर आपने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ये क्या उसमें शामिल होती है? और ये कौन है ऐसे ऐसे लोग, ये कौन है जो पीआईए में ये कर रहे हैं? इसलिए कि इट्स सेल्फ पीआईए की मैनेजमेंट्स हैं, तो वो लोग कौन है जो ये जो इसके पीछे हैं, जो ये करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो आरडीए का डॉक्यूमेंट है, ये वैसे ही वर्ड ऑफ इश्यू है ऑन इट्स फेस ऑफ द रिकॉर्ड। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, एक तो पहले मैंने अर्ज किया कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके साइन करने के बाद आपका अदालत का रास्ता बंद हो जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड ऑफ इश्यू है। नंबर 2, उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा हुआ है, जैसे मैडम जरका ने अभी बताया कि वो कहते हैं कि इसके बाद एयरबस है, उसके इंजन है, उसका मैन्युफैक्चरर है, उसका जो मेंटेनेंस वाले हैं, उन सब की लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पीआईए जो है, एयरलाइन जो है, वो मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी भी कैरी करती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एयरलाइन तो एक ऑपरेटर है, वो तो एक ऑपरेटर है। हाउ कैन दे कैरी दी लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर? वो कर ही नहीं सकते। और सेकेंडली है कि किसने इनको परमिशन दी है इस चीज की, या किस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पीआईए जो है मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी कैरी करेगी? अगर इन केस खुदा ना खास्ता, अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं, क्योंकि देखिए अभी तो जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट आई है वो तो प्राइम फेशियली ये शो करी कि जैसे पायलट एरर है। इन्होंने जो एलिजली किया कि इट वाज पायलट एरर। तो क्या अगर मैं ये फॉर सेक आर्गुमेंट ये बात करूं कि जी अगर देयर वाज सम मैन्युफैक्चर, देयर वाज सम यानी कोई उसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट था, या कोई उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था जहाज के अंदर, कोई इंजन में प्रॉब्लम था, कोई इसके रडर में प्रॉब्लम था, कोई व्हील गियर में प्रॉब्लम था, मैन्युफैक्चरर फॉल्ट था या मेंटेनेंस फॉल्ट था, तो फिर क्या आप पीआईए आरडीए के थ्रू क्या ये लायबिलिटी ले सकती है मैन्युफैक्चरर की? इसका जवाब है नहीं ले सकती, क्योंकि एयरलाइन तो ऑपरेटर है, वो तो जहाज ऑपरेट कर रही है। तो लिहाजा एक डॉक्यूमेंट में तमाम लायबिलिटीज को इंक्योर कर लेना और कहा जी हम जिम्मेदार हैं सबके, और आप कल को उनको चैलेंज नहीं कर सकती मैन्युफैक्चरर को, ये मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब बात है और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, तो पीआईए जो है, पीआईए में कौन है ऐसे लोग जो ये चीज कर रहे हैं? इसलिए कि कोई तो होगा जो इस चीज को फॉलो कर रहा है और इसको इनको प्रेशराइज कर रहा है। जब आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर की इंश्योरेंस है, और एक दूसरी भी तो इंश्योरेंस होती है जो मैन्युफैक्चरर के अलावा, जो जो जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है वैसे जहाज़ों की भी होती है। तो एग्जैक्टली। उस इंश्योरेंस
उस इंश्योरेंस के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट वहां से आना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट वहां से नहीं आ रहा इस वक्त इस स्टेज पे और ये फर्स्ट ईयर लायबिलिटी का मामला है तो इसमें फिर एट फॉल्ट कौन है? इस पे मतलब पीआईए है या इंश्योरेंस वाले हैं? देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने तो अपनी इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो एयरलाइन को कर दी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस तो वो दे देते हैं। जैसे कि खुदा न खास्ता किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो तो गाड़ी की पेमेंट हो जाती है, अब आगे एयरलाइन ने पेमेंट लोगों को करनी होती है, क्योंकि आप जो टिकट खरीदते हैं वो जहाज का टिकट खरीदते हैं, एयरलाइन का टिकट खरीदते हैं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एयरलाइन टू पे द इंश्योरेंस अमाउंट। तो बेसिकली और ये अब बात एयरलाइन के ऊपर है कि एयरलाइन में ऐसे अनासर हैं जिन्होंने ये हर्डल पैदा किया हुआ है और ये इनको मतलब तंग कर रहे हैं देखा जाए तो। हाँ जी, इसको एग्री करूंगा इस बात से, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा नबील, अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आपने कुछ आप लॉयर हैं और आप एयरलाइन के केसेस लेते हैं। आपने कुछ एयरलाइन के जो सीईओ हैं अरशद मलिक पे ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे बताया था कि आपने उन पे भी केसेस किए हुए। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि ऐसी क्या बात है कि उनके ऊपर केसेस हुए हैं? देखिए बेसिकली जो केसेस हुए हैं उनमें दो तरह के मेन केसेस चल रहे हैं। नंबर 1 केस जो चल रहा है वो चल रहा है सीईओ पीआईए के ऊपर, उसकी अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर। अच्छा। और जो सेकंड कैटेगरी का केस चल रहा है वो चल रहे हैं, वो 7 केसेस हैं, वो चल रहे हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग ऑन डेपुटेशन पीआईए के ऊपर मेरी मैनेजमेंट के ऊपर आए हुए हैं। इस वक्त हाल ये है एयरलाइन का कि जितने जो डायरेक्टर्स लेवल के जो हैं यानी सीओ सीईओ तमाम इंजीनियरिंग के, सिक्योरिटी के, विजिलेंस के, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के, उसके अलावा मेंटेनेंस के, फूड के, इन तमाम के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर्स हैं या उनके टॉप के लोग हैं जो हेड हैं, दे ऑल आर सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर्स। ठीक है, ये तो जी। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, और देखें ये बात एक बड़ी अजीब बात है कि दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती। ये टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट बात है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट ट्रेन टू रन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। They are trained to fight and run. They are trained for fight. They are not trained to run a commercial organization. अब हमने जो केसेस किए हैं वो ये केसेस हमारी ये चल रहे हैं कि चूंकि हमने कहा कि सीईओ पीआईए जो है इलीगली अपॉइंटेड है। उसकी रीजन बेसिकली है कि उसको अपॉइंट करने के लिए ना ही कोई रूल फॉलो किया गया, ना कोई एडवर्टाइज किया गया, और सिंपली इसको डेपुटेशन में अपॉइंट कर दिया गया। इसी तरह बाकी ऑफिसर्स के भी हमारे केसेस ये चल रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, और हमने इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की है कि जी आपने इनको डेपुटेशन पे ले लिया, अदरवाइज तो ये राइट होता है जो इंटरनल कैंडिडेट का, या आप एडवर्टाइज करें, अगर नहीं तो फिर अब डेपुटेशन की जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि ना आप इंटरनली किसी को प्रमोट करें ना एक्सटर्नली ऐड दें और सिंपल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहें जी हमें बंदे लाके अपॉइंट करवा दें। तो ये हमने चैलेंज किया कि इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है सारी, बिकॉज दे आर नॉट फिट टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जी, ये बात तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, इसलिए कि ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये एयरफोर्स के लोग थे और एयरलाइन में आ गए। एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस इंडस्ट्री है। एयरफोर्स वालों का जो काम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो एयरफोर्स वाले एयरलाइन में आके सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते और वो चीज़ सामने आ रही है। ऐसे लग रहा है कि वो अपने जो उनकी जो वो क्या कहते हैं पोजीशंस हैं उसके जोर पे एयरलाइन को चलाना चाह रहे हैं और वहाँ हर किस्म की गड़बड़ हो रही है और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए कि उनको एयरलाइन रन ही नहीं करना आता। सर देखें अभी हालात इस टाइम ऑन ग्राउंड ये है एयरलाइन के कि हमारे पास जो हमारा फ्लीट था, मोर देन 60% ऑफ फ्लीट हमारा ग्राउंड हो चुका है। एयरलाइन का फ्लीट मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड हो चुका है। नंबर 2 जो उससे बड़ा प्रॉब्लम सर ये आ गया है कि जो क्रू है, खासतौर पे कॉकपिट क्रू, उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है अंडर द लॉ कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब जिस हम एयरलाइन क्रू के बंदे को मिलते हैं वो मुझे मतलब पर्सनली तौर पे फील होता है दे आर डिसहार्टेड, दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब मैं उसकी आपको बड़ी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम हमारी एयरलाइन के ऊपर जो है वो एसेंशियल सर्विस एक्ट लगा हुआ है। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है, कानून का कहता है कि जब किसी ऑफिसर को या किसी एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर ऑर्डर देता है कि आपने ये काम करना है, और वो अगर से इनकार कर देता है, या कोई अगर से कोई ये कहता है जी, कोई बहाना बनाता है या कोई इनकार कर देता है या डिले करता है इस ऑर्डर को, तो एम्प्लॉयर उसको एट वंस सर्विस से टर्मिनेट करने का इख्तियार रखता है।
उसी वक्त टर्मिनेट करने का इख्तियार रखता है। अब ये हालात इस एयरलाइन में आ गए हैं कि अगर किसी क्रू को कोई ऐसा ऑर्डर करते हैं कि आप फ्लाई करें, या जैसे अभी जो लेटेस्ट वायलेशन चल रही है एयरलाइन की, आप बल्कि इसको बेहतर समझेंगे कि जो FDTL आ रहा है, यानी फ्लाइट डेटा टाइम जो है, उसकी टोटल वायलेशन की जा रही है। इंटरनेशनल अकाउ की वायलेशन की जा रही है, सिविल एविएशन रूल्स की वायलेशन की जा रही है, यानी क्रू को फोर्स किया जा रहा है कि वो ऑन रूटीन जो है 20 घंटे तक फ्लाई करे जहाज को। 20 घंटे तक? यस यस, और इन केस ऑफ इमरजेंसी 22 घंटे, और इन नॉर्मल रूटीन 20 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, फ्लाइट टाइम का दिया जा रहा है। नबील, ये जो लॉ है आपने जो अभी बताया, जो इस वक्त PIA यूज कर रहा है, ये वॉर जोन के टाइम का लॉ नहीं है कि जिस जमाने में जंग हो रही थी 65 और 71 की? ये उस वक्त उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने वो लॉ किया था कि उस वक्त जरूरत थी पायलट्स को, लेकिन अभी तो कोई जंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ये लॉ किस तरह से PIA ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इस तरह से पायलट्स को प्रेशर किया हुआ है? थोड़ा मतलब इसके बारे में बताएंगे आप? सर देखें, अभी जो सबसे बड़ा, एक तो ये चल रहा है कि इन्होंने एक्ट लगाया हुआ है, ये एक्ट सिर्फ वॉर के टाइम लग सकता है। नंबर 2, इनकी सैलरीज उन्होंने ऑलमोस्ट 60% कट कर दी है, एक क्रू की सैलरीज कम कर दी है, फ्लाइट टाइम बढ़ा दिया है, सर्विस एक्ट लगा दिया है, और मेडिकल खत्म कर दिया इनके क्रू का, और बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। अब एक क्रू जो है, पायलट है, अगर उसको आप सैलरी भी कम देंगे, उससे आप फ्लाई भी इन वायलेशन ऑफ अकाउ रूल्स, इन वायलेशन सिविल रूल्स फ्लाई करवाएंगे, और तो फिर क्या होगा? फिर एक्सीडेंट हो गए सर। जी, इस पे मैं थोड़ी सी और डिटेल में बात करता हूँ कि देखें, हमें पता है कि 8303 का क्रैश हो गया, जो एविडेंस अब तक सामने आ रही है वो पायलट और को पायलट की नेग्लिजेंस या उनकी गलतियों की वजह से। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उनकी वजह से, लेकिन हम उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि वो ऐसे अनासर क्या हैं जिनकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन हमारे जो पायलट्स, जो दुनिया के टॉप मोस्ट पायलट थे, वो पिछले 3 साल में उनकी परफॉर्मेंसेस खराब हो गई हैं। 2 ATRs के इंसिडेंट हुए थे, एक गिलगित में हुआ था, एक आई थिंक पंचगल में हुआ था। गिलगित वाला जो जहाज जो है वो राइट ऑफ हो चुका है, और उन मेजर इंसिडेंट्स के बाद से मेजर एक्सीडेंट हुआ PK 8303 का। ठीक है, मैं आपको जी बिल्कुल एक चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, चेन लिंक एक चल रहा है कि अगर इसको गौर से देखा जाए तो कौन है ऐसा जो PIA को, मतलब इनके पायलट्स को प्रेशराइज कर रहा है, या क्या वो फ्लाइट स्केड्यूलर है, या वो कौन है ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा है? और आपने जो ये बात की है, ये बात हमने भी सुनी है कि पायलट्स को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि अगर वो उनको सिक लीव भी चाहिए तो वो नहीं ले सकते हैं, उनको थ्रेट्स किया जाता है, उनकी जॉब पेमेंट्स रोक ली जाती हैं, उनके क्या कहते हैं आपके मतलब उनके जो पर्क्स हैं वो रोक लिए जाते हैं। तो जब मैं फ्लाई करता हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में फ्लाई करता हूँ, मैं इसलिए कि मुझे ब्रॉड विजन चाहिए होता है, और अगर आप इस तरह से मुझे अगर प्रेशर पे रखें तो मैं तो फौरन क्या कहता हूँ कि नहीं जी, मैं नहीं फ्लाई करूँगा। और ये है कि मैं फिर बाद में जाके फ्लाई करता हूँ, अगर मैं अपने दोस्त के साथ या किसी को साथ लेके जा रहा होता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि प्रेशराइज पायलट्स को आप प्रेशर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि उनके विजन्स नैरो हो जाते हैं फिर। तो क्या यही हुआ है इस फ्लाइट के साथ, 8303 के साथ, कि पायलट्स जो हैं उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया? ऊपर से रमजान था, उन्होंने रोजे रखे हुए थे, और रोजों में भी अब PIA ने एक सर्कुलर पिछले दिनों जारी किया था कि रोजों में कोई फ्लाइट डेक का क्रू और इन फ्लाइट का क्रू जो है रोजा रख के फ्लाई नहीं करेगा। क्या ये फर्स्ट टाइम अभी हुआ है, या इससे पहले भी ये मतलब सर्कुलर PIA के उसमें होते थे लेकिन इसको कोई इन्फोर्स नहीं करता था? जी हेलो जी 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 सर। जी सर देखें, बेसिकली एक्चुअली तो बात यह है कि अब मेरी आपको आवाज आ रही मेरी? जी मेरी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी 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 अच्छा, देखें सर, ये सर बिल्कुल इसी तरह बात आपकी बिल्कुल करेक्ट बात है। बेसिकली जो क्रू है, कॉकपिट क्रू, उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है हर लिहाज से, इतना उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, उनकी सर्विस को इतना सर इनसिक्योर कर दिया गया है कि वो दे आर टोटली डिसहार्टेड, और इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि अभी यानी उनको दे इवन डोंट वांट टू फ्लाई फर्दर एयरक्राफ्ट। देखिए, आप एक पायलट से क्या तवक्को करते हैं? आप तवक्को करते हैं कि वो रिलैक्स होकर फ्लाई करे,
उसकी सर्विस प्रोटेक्टेड हो, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड हो, उसको नबील आपकी आवाज रुक गई है। नबील सॉरी नाज़रीन, यहाँ थोड़ा सा आवाज का मसला हो रहा है। नबील, अच्छा, इस वक्त हमारा जो लिंक है नबील से थोड़ा टूट गया है। जरका मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी जो नबील ने ये बात बताई है कि पायलट्स को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि एक पायलट जो बेचारे 4 महीने से उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिली थी, उनकी पेमेंट नहीं मिली थी, वो बिल्कुल हॉस्पिटल रोड पे आ गए। आई मीन पायलट्स आर द टॉप एलीट ऑफ द एयरलाइन, और उनको अगर आप इस लेवल पे ले आएंगे तो आप क्या कहती हैं कि इस किस्म की चीजें और ज्यादा हो सकती हैं या होंगी? समीर, देखिए, अगर आप हमारे आरडीए वाले इशू को ब्रॉड उसमें देखें, ब्रॉड पिक्चर में देखें, तो हम किस लिए ये चीज कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उन चीजों को सही कर सकें जो प्रेशर की वजह से या इलीगली चीजें करवाई जा रही हैं। जिस तरह रोजे का अभी उन्होंने शेयर किया है कि वो दोनों पायलट और को पायलट दोनों रोजे से थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ड्यूरिंग दैट फ्लाइट वो कोविड पे डिस्कशन होती रही। इस किस्म की यहाँ पे एटीसी जो था वो अगर अपनी ड्यूटी पे मौजूद ही था, तो अकाउंटेबिलिटी तो है हर जगह, और वो होनी चाहिए। हमारा इस चीज के लिए फाइट करने का मकसद ये है। जी जरका मैम, एक सेकंड। जी नबील, आपको आवाज आ रही है? नबील, आप रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। जी आप कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ, तो हमारा इस चीज के लिए फाइट करने का मकसद ही ये है कि हमें ये राइट दिया जाए कि हम जिस तकलीफ दे तजुर्बे से गुजरे हैं, उसमें जो चीजें हमने फील की हैं, जिनको हमें सही करने की जरूरत है, एटलीस्ट हम वो चीजें कर सकें। और देखिए, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जहाँ इंसाफ नहीं होता, वहां कोई भी चीज सही नहीं की जा सकती। और इसमें हमें तो ये उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट और ये लोग, बिकॉज ये खुद भी इसी चीज को लेके इसमें पावर में आए हैं कि इनका नारा था कि इंसाफ का, अकाउंटेबिलिटी का असूल एक आम आदमी के लिए होना चाहिए। तो हम उसी आम आदमी या उसी तबके से ताल्लुक रखते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम उन चीजों को ठीक कर सकें, और उन जिनकी गलतियां हुई हैं उनको हम कोर्ट में ला सकें, ताकि आइंदा इस चीज की पकड़ हो सके, ताकि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, और ताकि आम आवाम को इस चीज का शऊर हो कि जी ये चीज गलत हो रही है, हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जी, तो आपके ख्याल में अब तक जितने भी स्टेजेस हुए हैं, आप जिन एक्सीडेंट के बाद से, आपको लगता है कि अवाम को अवेयरनेस पहुंची है, अवाम को पता चलना शुरू हुआ है कि ये अंदर क्या कुछ ये लोग करते हैं और बाहर कुछ, एक साइड पे कुछ करते हैं, एक साइड पे कुछ करते हैं? तो आप इससे आपने कितना चेंज अभी तक देखा है, लाइक लोगों के पर्सपेक्टिव में? नहीं, डेफिनेटली उसमें चेंज आया है। सबसे बड़ी बात तो हवेलियां इंसिडेंट की रिपोर्ट है, जो कि 4 साल तक नहीं आई थी, लेकिन जब ये पीआईए का इंसिडेंट हुआ और एक शोर मचा के जी अभी तो पुराने उसकी इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं आई, तो गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी। और देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीजों की निशानदेही हुई है। लाइक उसमें ये था कि उसमें प्लेन में फॉल्ट था और उससे रिलेटेड कई इश्यूज थे। तो ये एक शुरुआत है, ये हम एक चीज, उसके लिए हम एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों में भी अवेयरनेस का, और प्लस बाकी लोगों को पता हो कि गलती की सजा है, तो उनको उस चीज को करने से पहले सोचना चाहिए। और जिस तरह अभी उन्होंने मेंशन किया कि पायलट्स को बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए उनको फ्लाइट्स दी जाती है, तो अगर एक एसओपीस बने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज दोबारा हो सकेगी। नहीं तो सिर्फ बात फिर वही आ जाती है कि ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप क्या समझती हैं कि कौन ऐसे लोग हैं, या मैनेजमेंट है, या कौन है जो इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है और एयरलाइन को सही तरीके से रिवाइव कर सकते हैं? इसलिए कि इस वक्त तो लग नहीं रहा कि एयरलाइन रिवाइव हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो खराबियां थी वो बढ़ती चली जा रही हैं। समीर, इसी से तो हमें नियतों का पता चलता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि पीआईए में सारे बुरे लोग हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें अच्छे लोग भी हैं। तो मकसद ये है कि उन अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज एंड में पीआईए जो है वो पाकिस्तान की एयरलाइन है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया में जितनी हमारे ऊपर इसकी वजह से जो हमें सुनने को मिला या जो दुनिया में एक तमाशा बना है पीआईए का, वो कम से कम नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पीआईए के अंदर गवर्नमेंट में या वेदर इट्स फोर्सेस से आए हुए लोग जो हैं वो अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, अगर वो सीरियस है इन चीजों को करने के लिए, तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये आपने फोर्सेस की बात की, मैं आपके उससे लेता हूँ। देखिए, फोर्सेस में जो उनकी जो पोजीशंस हैं, उनके उस पे हर चीज़ जो है ना एक तरीके से चलती है। और वहाँ बेसिकली जैसे जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि डंडे के जोर पे, तो फोर्सेस जो है वो टोटली डिफरेंट है, ऑर्गेनाइज है वो अपने तरीके से। लेकिन जब ये फोर्सेस से ये लोग यहाँ सिविलियन एयरलाइन में आए हैं, यहाँ ये आप उस तरह से नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है, आप क्या कहती हैं इस बारे में? इसलिए कि अगर ये उसी तरह से करेंगे तो और ज्यादा चीजें खराब होंगी। आप बिजनेस रन नहीं कर रही है, आप डंडे के जोर पे जो है ना एयरलाइन को चलाना चाह रहे हैं, जो कभी भी नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। समीर, उसके लिए तो मैं कहूंगी कि इनको चाहिए कि मेरिट बेस्ड जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये एक प्राइवेट सेक्टर है तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरह उसको रन करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आता है, कोई भी बड़ा इदारा हो, चाहे वेदर इट्स स्टील मिल हो, चाहे कोई आपके इस पे पोर्ट पे कोई कंपनीज हो या आपकी पीआईए हो। लेकिन इसमें ये जरूरी है कि आप अपॉइंटमेंट जो करें वो मेरिट बेस्ड हो और उन लोगों को मौका दें जो कि वाकई इसके लिए ट्रेंड हैं, जिनका इसमें एक्सपीरियंस है, ताकि हम इसको अच्छी तरह चला सकें। और हमारी कोशिश भी यही है। देखिए, हमने पीआईए का बहुत अच्छे टाइम का सुना हुआ है, 60s और 70s में, इवन अर्ली 80s में पीआईए का नाम दुनिया में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता था और पीआईए के स्टाफ ने बहुत सी और एयरलाइंस को ट्रेन किया है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम दोबारा से उस एरा की तरफ जाएं और हम इस चीज को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी है, और वो उस वक्त तक नहीं होगी अब ये ना दिया जाए, हम चीजें हमें ये मौका ना दिया जाए कि हम जिन चीजों की निशानदही करना। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब मैं ये कह रही हूँ कि जब तक हमें मौका ना दिया जाए कि हमसे ये इस किस्म के बॉन्ड साइन ना करवाए जाएं, हमें हमारा राइट दिया जाए कि हम जो चीज सही करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, हम वो करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है। देखिए, जो हमारा नुकसान हो गया, हमारे प्यारे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हर 4 साल के बाद एक और प्लेन क्रैश हो। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन कि पायलट्स पे किस तरह से जो मैनेजमेंट है वो बुरी तरह से प्रेशर डाले हुए है। और उस चलन नबील, आप वहां से कैरी ऑन कीजिए। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। देखिए, जब पीआईए जब बनाया गया था जी, तो ये पीआईए एक एक्ट था पार्लियामेंट का 1956 में पीआईए जो है इंटैक्ट हुआ था। और अगर उस एक्ट को, उस कानून को उठा के देखें, तो उसका पहले जो लाइन है वो कहती है कि दिस एक्ट इज मेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन एयरलाइन फॉर द चीपर एंड सेफर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पब्लिक। यानी पीआईए बनाने का मकसद ही ये था कि लोगों को सस्ता और महफूज हवाई सफर दिया जाए। इससे मुराद ये थी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि इस एयरलाइन को मेंटेनेंस के नाम पे, एयरक्राफ्ट के नाम पे, सैलरीज के नाम पे जो है वो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती। अब जब तक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती रही है, इसको फंड देती रही है, मेंटेनेंस देती रही है, एयरलाइन अच्छी चलती रही है। अब हालात ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं एयरलाइन कर रही। और एक मैं आम कॉन्सेप्ट देखता हूँ लोगों में, वो कहते हैं जी कि पीआईए खसारे में है, पीआईए नुकसान में है। अब सवाल ये है कि पीआईए तो बनाई इसलिए गई थी फॉर द चीपर एंड सेफर ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक। ये तो गवर्नमेंट का इदारा है। ये तो
लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देती है, तो गवर्नमेंट का काम तो ये था कि इसको मेंटेनेंस देती, क्रू को अच्छे पैसे देती, सैलरी देती, इसको नबील, हमारे जो बाद में उस वक्त मुंतका हुई थी, वो हम प्रेशर पे बात कर रहे थे, पायलट्स पे जो प्रेशर पे है, तो लेट्स गो बैक ऑन दैट और हम वही से अपनी बात शुरू करते हैं। जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। देखिए, मैं अब अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे, अगर आप क्रू को पूरा फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उनको ऐसे लॉज उन पे लागू कर देंगे जो वॉर के टाइम पे लॉज लागू होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी देंगे, उनको टिकट की फैसिलिटी नहीं देंगे, उनकी सर्विस जो है इनसिक्योर हो जाएगी, तो सर क्या होगा फिर एक्सीडेंट हो गए सर। आप माशाल्लाह, आप खुद समीर साहब, आप भी फ्लाइंग करते हैं, आपको पता है कि टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट अ पायलट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टेंशंस, क्योंकि उसने जहाज को उड़ाना है तो पूरा उसका जो फोकस एयरक्राफ्ट पे होना चाहिए, रदर के वो सोचे कि मैंने अगर गो राउंड किया तो ऐसा ना हो कि मुझे नीचे वो लाइसेंस ही मेरा कैंसिल कर दें, तो तुमने गो राउंड क्यों किया है। यहाँ तक बात है कि हाँ जी, यस, वाह, ओके, दिस इज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड, अभी मैं अगर बात ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड 8303। खुल के बोलिए, इसलिए कि जब तक ये बातें करेंगे नहीं इस तरह से, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हमें लोगों को ग्राउंड रियलिटीज बतानी है कि अंदर क्या हो रहा है। सर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ 8303 क्रैश, कि अगर वो गो राउंड करता सजाद गुल, तो सजाद गुल साहब जो थे उनका लाइसेंस भी सस्पेंड होता, वो भी ग्राउंड हो जाते। अच्छा, नहीं, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता दुनिया में, किसी एयरलाइन के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो एक सेफ्टी मेजर है। सर, कहीं भी नहीं होता, लेकिन जब आपको फोर्स किया जाता है कि ऐसे फ्लाइंग करें आप, जब आपकी सर्विस सिक्योर नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट होंगे सर। तो ये बिल्कुल लॉ की ये कर रही है, मैनेजमेंट ने प्रेशर डाला हुआ है, लाइक टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ये हो रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। देखिए, एसेंशियल सर्विस एक्ट जो है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को आप किसी भी वक्त टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस कर सकते हैं विदाउट गिविंग रीजन, और ये वॉर में लगता है। तो ये तो वॉर का एक्ट है, तो अभी तो वॉर नहीं होगी, तो ये मतलब ये इस वजह से इन लोगों ने लगाया कि एयरफोर्स से आए हुए हैं अरशद मलिक साहब, और अरशद मलिक साहब ने ये एक्ट लगवाया है क्या? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, ये एक्ट इन्होंने लगवाया हुआ है। ये जो एयरलाइन है, उन्होंने रिक्वेजिशन भेजी थी फेडरल गवर्नमेंट को कि जी हमारी एयरलाइन के ऊपर अभी एक्ट लगा दें, तो फेडरल गवर्नमेंट ने लगा दिया। ये तो बहुत अजीब सी बात है। यस, दिस इज वेरी स्ट्रेंज सर। देखें, एयरलाइन तो रन होती है सेफ्टी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सेफ्टी के साथ एयरलाइन परफॉर्म करती है। यस, बट व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज योर सेफ्टी ऑन द नेम ऑफ डिसिप्लिन या ऑन द नेम ऑफ टाइम, तो देन एक्सीडेंट हैपेंस। यही सजाद गुल साहब के साथ हुआ 8303 में। एक्ट लगा हुआ था, वो आए, उन्होंने देखा कि मैंने गो राउंड किया, तो फिर मुझे इन्होंने ग्राउंड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, मेरी इंक्वायरी लग जाएगी, 100 काम हो जाएंगे। तो ही ट्राइड टू लैंड द एयरक्राफ्ट एंड ही क्रैश्ड। So basically he messed up because he was under pressure. यस सर। देखिए, आप भी समझते हैं इस चीज को कि जो एयर एक्सीडेंट होता है, दैट इज नॉट वायलेशन है, ये तो सेफ्टी की वायलेशन है सर, वायलेशन है। इसका तो मतलब ये है कि पीआईए के जितनी भी फ्लाइट्स इस वक्त फ्लाई कर रही हैं, पायलट्स इतने अंडर प्रेशर हैं, बेशक यहाँ कनाडा में हो या विद इन पाकिस्तान फ्लाई कर रहे हो, पायलट्स को तो आपने तब के इस तरह के एक्सीडेंट्स फिर हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अगर आप किसी क्रू को कहेंगे आप जहाज लेके, खिलाफ है, इंसानियत के जो हकूक है उसके भी खिलाफ है ये बात। तो सर देखें, अभी देखें, अब मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी कैप्टन को कहा जाए कि आप जहाज लेके यहाँ लाहौर से कराची चले जाएं, और वो कहे जी कि मेरी तबीयत खराब है, या मैं फ्लाई नहीं कर सकता, या मैं मेडिकल पे चला जाता हूँ, ही कैन नॉट से, बिकॉज वो कहेगा तो इसको बड़ी एप्रीहेंशन है कि उसको मैनेजमेंट विल टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विस। नहीं, ऐसा नहीं होता सर, कहीं There has to be. ऐसा होता there has to be, सर। ये तो बहुत हैरानी की बात है। तो ख्वातीन हज़रत, आप देख सकते हैं कि ये नबील साहब ने बात जो इस वक्त ये बात कही है, ये बिल्कुल वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि पीआईए में ऐसा इतना कुछ हो रहा है जो आप लोगों को सामने पता नहीं चलता, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, और प्रेशराइज किया जा रहा है पायलट्स को कि वो इल परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो
इसमें से ये सरासर अकाओ की भी जो लॉज है उसके भी खिलाफ जाती है, ये ऐसा के लॉज की भी खिलाफ जाती है, ये इंसानियत के लॉज की भी खिलाफ जाती है, ये तो कंप्लीट वायलेशन हो रही है। सर देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। सर आपको भी पता होगा कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम होती है वो रूटीन के मुताबिक 16 घंटे होती है, नॉर्मली 12 घंटे होती है, यानी जी 12 आवर्स जो है 10 आवर्स होती है रूटीन में, 10 फ्लाइंग आवर्स टाइम होती है। होती है, और 2 घंटे होती है ब्रीफिंग डीब्रीफिंग, और इन बिल्कुल। केस ऑफ इमरजेंसी दैट कैन गो अप टू 14 आवर्स। अब सर जो हमारे इस एयरलाइन के अंदर आके जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, इन्होंने इंटरनेशनल रूल और अकाओ की वायलेशन करते हुए इन्होंने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम है वो 16 घंटे कर दिया है और इमरजेंसी में 20 घंटे कर दिया है। और हमारा केस चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर कि आप कैसे आप 10 घंटे से उठा के 16 घंटे कर देते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम, और 16 घंटे रूटीन नॉर्मल, और इमरजेंसी का 20 घंटे कर दिया इन्होंने। तो सर मुझे आप एक बात बताइए कि जब ये इस तरह से वायलेट कर रहे हैं तो एविएशन डिवीजन में जो इनके इनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी नहीं इनको देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब इनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई इनका चेक एंड बैलेंस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है कि ये मैनेजमेंट कर क्या रही है। सर देखिए, मेरे जाती ख्याल बेसिकली ये है, देखें कि अगर किसी बंदे को एविएशन का अलिफ बे भी पता हो ना, अलिफ बे भी, उसको ये नजर आ जाएगा कि ये इतनी ग्रेव वायलेशन है। और आप देखें कॉन्टिन्यूस एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, फ्लाइंग हो रही है, आपके जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम की वायलेशन हो रही है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है लॉन्ग हॉल फ्लाइट करके आता है और क्रू जो है वो यानी फटीक से थका होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग होती है, तो सर आप बताएं कि वो हाउ दे विल एवैक्यूएट द पैसेंजर्स? दे कैन नॉट। दे कैन नॉट, वो तो 90 सेकंड्स का आपके पास मार्जिन होता है कि सारे क्रू को आपको जो है जहाज से उतारना होता है, बिल्कुल डिसएम्बार्क करना होता है। यस, ये समझते हैं कि शायद जैसे किसी आप दफ्तर में किसी बंदे को सुबह 8 से रात 8 तक बिठाएंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बट एविएशन इज द नेम ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल। एविएशन में सेफ्टी सबसे नंबर 1 चीज होती है। आप सिर्फ जहाज चलाने के लिए 20 घंटे जहाज चला दें कप्तान से, और वो खुदा ना खास्ता बाद में जहाज क्रैश कर दे और कहें जी से जहाज क्रैश कर दिया, तो उसके पीछे रीजन 100 रीजन उसके पीछे होती है सर। नबील, आप इतनी देर जहाज फ्लाई नहीं कर सकते, 20 घंटे ऐसा बहुत लंबा टाइम। आप अपनी जो एग्जैक्टली। नॉर्मल फ्लाइट्स हैं 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आप वो भी करें तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है जिसकी जिसकी इंतहा नहीं होती है। मैं जब फ्लाई करके आता हूँ तो मेरे जहन पे अच्छा खासा प्रेशर होता है, और आप जो है इस तरह से कर नहीं सकते हैं। ये तो सरासर गलत बात हो रही है। तो एग्जैक्टली सर, इट्स अ टोटल वायलेशन, इट्स अ टोटल वायलेशन ऑफ सिविल एविएशन रूल्स, इट्स अ टोटल वायलेशन ऑफ अकाउ रूल्स। जी, अब ये बताइए कि एटीसी का जो रोल था, एटीसी के बारे में जो बात सुनने को आई कि मतलब जो एविडेंस हमारे सामने है अब तक, कि टावर पे कोई भी नहीं था, और टावर जो है जो आपका वे पॉइंट मकली है उसके बाद से टावर टेक ओवर करता है और जहाज मतलब पूरा लेके आता है जब तक जहाज लैंड नहीं करता। और लैंडिंग की जो क्लियरेंस है वो आपका जो अप्रोच कंट्रोलर होता है जो बिल्कुल अलग होता है, जो टावर में लोग नहीं होते हैं जो मॉनिटर देख रहे होते हैं जीपीएस के थ्रू, तो वो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं देता। टावर मतलब लैंड सॉरी ग्राउंड क्लियरेंस कह रहा हूँ कि लैंडिंग की क्लियरेंस नहीं देता, वो टावर एटीसी का काम है देने का। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वहां क्या हुआ है। देखिए सर, जहाँ तक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो आया है, मैं उसको करूंगा फर्दर एलैबोरेट करूंगा सर। सर बेसिकली जो अप्रोच कंट्रोलर है वो हमारी है 126.5 डेसिमल, वो अप्रोच कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी है। एज पर दी मैं भी नैरेट करूंगा जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में लिखा था कि जब जहाज अप्रोच कंट्रोलर के पास था तो उस वक्त जो जहाज जो था वो अप्रोच कंट्रोलर ने एक बार उसको बोला कि यू आर एयर बस यू सर्कल टू लैंड का उसको कहा गया एक बार ठीक है, कैप्टन को। ठीक इसलिए है कि सर। वो बहुत हाई, वो अपने उस पे प्रोफाइल पे नहीं था, अपनी जो लैंडिंग प्लेट होती है उस पे नहीं था, वो उससे हाई था। हाँ, ये नहीं मैं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ सर बहुत जो तेजी से लिखा। इन्वेस्टिगे जी जी रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अच्छा, फिर मैं आपको इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की भी रियलिटी बताऊंगा कि ये कानूनी ठीक है। तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है इसकी क्या कानून में हैसियत है जो अब पब्लिश हुई है। अच्छा, रिपोर्ट कहती है कि जी जो जो क्रू था उसको सर्कल टू लैंड का कहा गया अप्रोच कंट्रोल की तरफ से, लेकिन क्रू ने रिफ्यूज कर दिया और क्रू ने कहा कि वी आर कंफर्टेबल टू लैंड।
तो दोबारा अप्रोच कंट्रोलर ने फिर कहा कि टर्न लेफ्ट एंड सर्कल टू लैंड। तो फर्दर फिर क्रू ने कहा कि नहीं, वी आर ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट वी आर कंफर्टेबल। और रिपोर्ट कहती है कि एट 5 miles, सॉरी, एट 10 miles फ्रॉम द टच डाउन दे वर एट 3500 feet, 3500 फुट के ऊपर थे, 10 miles फ्रॉम द टच डाउन। और रिपोर्ट कहती है कि सर दे आर एट थ्रेशोल्ड दे वर 210 knots, 210 नॉट्स की स्पीड पे थे। 10 knot स्पीड थी, थ्रेशोल्ड पे थी। अच्छा, अप्रोच कंट्रोलर ने जब कहा तो उसके बाद जब कैप्टन ने कहा कि वी आर कंफर्टेबल, वी लैंड, तो सर अप्रोच कंट्रोलर ने ही कह दिया क्लियर टू लैंड उनको। तो ये गलत किया अप्रोच he कंट्रोलर। never transferred it to the ground tower frequency। अब सर खुदा ना खास्ता फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, अप्रोच कंट्रोलर ने ही उसको कह दिया कि यूर क्लियर टू लैंड। ग्राउंड कंट्रोलर का इसमें कहीं आवाज भी नहीं आई आरटी के अंदर, ना इधर ग्राउंड कंट्रोलर जब मौके मौजूद था। अब सर इसमें सर देखें, इसमें सबसे बड़ा सेफ्टी इशू क्या है? सेफ्टी इशू सबसे बड़ा इसमें यह है कि खुदा ना खास्ता रनवे पे कोई जहाज खड़ा होता, टेक ऑफ कर रहा होता, कोई टैक्सी कर रहा होता, कोई रनवे क्रॉस कर रहा होता, या कोई व्हीकल सर रनवे पे मूव कर रही होती, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होना था। क्योंकि आपको पता है कि अप्रोच कंट्रोलर तो बैठते रडार के ऊपर है, वो तो विजुअल देखते नहीं रनवे को। बिल्कुल, वो रडार को फॉलो कर रहे होते हैं बेसिकली, वो टावर में तो होते नहीं है, वो टावर से अलग होते हैं। अच्छा, अभी देखिए सर, अभी इसकी जब जहाज के अब रिपोर्ट कहती है कि जहाज नीचे आया, टच डाउन हुआ, उसके इंजन लगने के बाद जब गो राउंड हुआ, तो चूंकि ग्राउंड टावर कंट्रोलर मौजूद नहीं था, उसने जहाज को विजुअलाइज नहीं किया, लैंड गियर देखे नहीं, उसने फिर ये नहीं देखा कि जहाज के इंजन प्रॉब्लम कर गए हैं, क्योंकि जहाज तो सर गो राउंड कर गया। जब गो राउंड हुआ तो कैप्टन ने कॉल दी कि वी आर गोइंग राउंड, जिसपे अप्रोच कंट्रोलर ने कहा कि टर्न लेफ्ट, कि आप दोबारा सर्कल लेके ऊपर से हैं। अगर वहां पर ग्राउंड कंट्रोल होता, वो विजुअली देखता जहाज को कि जहाज के इंजन में से धुआं निकल रहा है, वो बता सकता था कि वो बता सकता था कि जी के आपके इंजन प्रॉब्लम कर गए हैं। अच्छा देखिए सर, जो कराची का रनवे है उस पे हम नॉर्मली अप्रोच करते हैं 25 लेफ्ट से पे लैंड करते हैं, और जो उसके जहां से यानी जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो सर कहलाती है 7 राइट, ठीक है, 7 राइट कहलाती है मेरे ख्याल से। अच्छा, 7 राइट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सर जो है ये फैसल बेस का रनवे से मौजूद है सर। ओके, एयरफोर्स का रनवे मौजूद है, तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि जब गो राउंड हुआ तो वो फैसल बेस पे लैंड कर जाते हैं बिल्कुल साथ ही? बिल्कुल सर, इट वाज हार्डली लेस देन 4-5 नॉटिकल माइल्स। नहीं, बात वही आ गई ना कि अब कॉकपिट में क्या हुआ वो हमें नहीं पता, और वो जब तक सीबीआर रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आपस में कॉकपिट क्रू किस तरह से बात कर रहा था। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक अपने नाजरीन को बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कैप्टन सज्जाद गुल की तरफ से कि उसके वो कॉकपिट में नहीं थे। मैं अपनी स्टेटमेंट वो वापस लेता हूँ, इसलिए कि वो कॉकपिट में थे। उस वक्त जो एविडेंस थी उस बेस पे मैंने ये बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ पायलट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कुछ उनसे बात की, उनसे सारी जब बात हुई तो उनमें से जो फहीम कैप्टन फहीम हैं, फहीम उल हक साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें एक सर्टेन टाइम के बाद आवाज आती है पीछे से, जब जैसे जहाज गो अराउंड हो रहा है, बहुत हल्की सी, आपको बहुत गौर से सुनना पड़ता है, गिव मी 2000, गिव मी 2000। तो वो अगर आप नॉर्मल वीडियो देख रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। तो उन्होंने ये कहा था कि वो सज्जाद गुल साहब की आवाज थी, तो इसका मतलब सज्जाद कॉकपिट में थे। सो अब मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ली है, तो नबील आप कंटिन्यू कीजिए। जी अच्छा सर, ये तो सर है, मैं ये जो मैंने आपको बताई जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय BOI, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सिविल एविएशन। उन्होंने ये रिपोर्ट बना के पब्लिश कर दी, जिसमें उन्होंने पायलट एरर बता दिया। अच्छा, इसमें उन्होंने टावर को क्लियर कर दिया, लेकिन कहा जी पायलट एरर है। अब सर इस पे मेरा स्टांस क्या है, जो मतलब मैं एज अ लॉयर, एज अ लीगल एविएशन लॉयर। अब सर जी अभी मेरा इस पे सर कहना ये है बेसिकली कि ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, दैट वाज टोटल इलीगल रिपोर्ट सर। उसकी लॉ में कोई हैसियत नहीं सर। उसकी रीजन सर सबसे पहले क्या है, अगर आप अकाउ का नेक्सट 13 उठाएं,
अगर आप सिविलेशन रूल्स उठाएं और उसमें चैप्टर खोलें एक्सीडेंट और सेफ्टी का, वो चैप्टर कहता है कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, एनी एक्सीडेंट रिपोर्टेड और डन और हैपेंड, द फेडरल गवर्नमेंट शैल इमीडिएटली फॉर्मेट अ बोर्ड. द बोर्ड मस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 people, चेयरमैन एंड 2 members. फर्दर कहता है कि चेयरमैन मस्ट पोजेस लीगल, ऑपरेशनल and of operational knowledge of the specific inquiry, and the member must have the specific inquiry of the knowledge of the aircraft. अब सर जो बोर्ड बना, दैट वाज हेडेड बाय दी, एक एयर कमांडर साहब थे, एक विंग कमांडर साहब थे, एक ग्रुप कैप्टन साहब थे. इन्हों 3 का बोर्ड बन के इस 320 के गो अराउंड प्रोसीजर, टच डाउन, देन उसका सर्कल टू लैंड, इसकी इंक्वायरी की सर. अब बेसिक इन्होंने सिविलेशन रूल की वायलेशन कर दी कि ऐसे लोग जिनको उस जहाज की अलिफ बे नहीं पता, और जो कानून कहता है कि उनके पास नॉलेज होना चाहिए इंक्वायरी का, उन्होंने इस जहाज की इंक्वायरी की सर. अब मुझे किसी चीज का पता ही नहीं कि वो उड़ती कैसे है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसा बिहेव करती है हाई स्पीड लो स्पीड पे. हाउ कैन आई डू द इंक्वायरी? आप कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है. एयरफोर्स वालों सर, को आप इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. नो एक्सपीरियंस सर. आप देखें, आप कनाडा में देखें सर, आपके एनटीएसपी होगा अमेरिका में जैसे है, एफएए है, तो दे आर पीपल्स हु आर एक्सपर्ट इन दिस, इन देयर क्राफ्ट्स. तो सर ये चूंकि इंक्वायरी में आ गया कि पायलट एरर है, उन्होंने मलबा सारा पायलट पे डाल दिया. वो कहते हैं ना कहावत अंग्रेजी में विशन में कि इफ द पायलट इज डेड ब्लेम द पायलट, इफ द पायलट इज अलाइव हैंग द पायलट. वो काम हुआ सर बेसिकली. तो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम इसको मतलब इंसिडेंट के पीछे जाते हैं, जैसे हम लोग अभी आपने सारी इतनी बात बताई है, तो इसमें जो फॉल्ट है वो कंप्लीटली जो हायर मैनेजमेंट है, अरशद मलिक साहब और उनके बाद नीचे जो फ्लाइट स्केड्यूलर्स हैं या फ्लाइट डिस्पैचर्स हैं, जो या फ्लाइट प्लानर्स हैं, जो क्रू को सिलेक्ट करते हैं, उनका भी उसमें फॉल्ट आता है. वो साहब जो हैं उनका भी फॉल्ट आएगा, इसलिए कि वो इतना स्क्रूटनाइज करते हैं पायलट्स को कि पायलट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो इसमें पायलट्स का इतना फॉल्ट नहीं है, इसमें जितना उसके पीछे जो इवेंट्स हुए हैं उसका फॉल्ट है. उसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपके हाईएस्ट मैनेजमेंट वाले हैं. अरशद मलिक साहब पे ये बात जाती है, बक स्टॉप्स एट हिम बिकॉज़ ही इज द सीईओ ऑफ द एयरलाइन. एग्जैक्टली सर. जब प्रॉपर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज जब हो जाएगी, ऐसे काम तो होंगे सर. जब आप लोगों की सर्विस इंश्योर कर देंगे, जब आप उनका मेडिकल इंश्योर कर देंगे, आप उनकी सर्विस इंश्योर है, मेडिकल इंश्योर है, उनके बच्चे इंश्योर है सर, और उनकी जब सेफ्टी इंश्योर है, तो ये तो काम होगा सर. तो अच्छा ये बताइए कि इसमें जो पायलट्स की जो एसोसिएशन है पालपा, उनका क्या रोल है? उन्होंने इसमें क्या आवाज उठाई है? वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए सर, पैल्पा का जहां तक बात है ना, पैल्पा की सर, देखिए उन्होंने दे हैव डिड देयर बेस्ट. उन्होंने पूरी एफर्ट की है इस चीज को, एयरलाइन को बचाने के लिए, एंड दे आर वेरी सिंसियर पीपल सर. मैं जानता हूं, उनको जानता हूं पर्सनली तौर पे भी और प्रोफेशनल लाइन पे भी. एक नंबर 1 सर, दे आर वेरी प्रोफेशनल पायलट्स. पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल सर. सेकेंडली सर, पैल्पा हैव प्लेड देयर बेस्ट रोल. और लेकिन सर देखें, एक अदारा जो है पैल्पा जो है वो उसको इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट ने आके, मैनेजमेंट ने, और आपको पता है सर दुनिया जहान में जहां पर एयरलाइंस होती हैं वहां पे पायलट एसोसिएशन होती हैं, एज देयर यानी उनकी जो एसोसिएशन होती हैं उनकी बार्गेनिंग एजेंट्स होती हैं और रिकॉग्नाइज होती हैं सर. ठीक है. इस मैनेजमेंट ने आते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि पैल्पा को एज बार्गेनिंग एजेंट खत्म कर दिया. अच्छा. यस, दे हैव डीनोटिफाइड पैल्पा एज द बार्गेनिंग एजेंट ऑफ द पायलट्स. ये तो हैरत की बात है. आप ये यूनियन को, एसोसिएशन को कैसे आप अलग कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते हैं सर. डीनोटिफाई कर दिया उन्होंने. इन्होंने कहा जी हम आपको मानते ही नहीं कि आपको एसोसिएशन है, विल नॉट टॉक विद यू. इस मैनेजमेंट ने ये काम किया. इससे पहले एक इनका एग्रीमेंट था एयरलाइन का और पायलट्स का, एमओयू साइन था कि आपने कोई काम करना है तो यू शुड कीप द पायलट इन कंसर्न. उनके कंसर्न से रखेंगे, उनके प्रेजेंट सेक्रेटरी से मीटिंग करेंगे, उनकी कंसर्न से पॉलिसीज बनाएंगे सेफ्टी की, प्रमोशंस की, आगे जो इनके जो किसी का सिमुलेटर लगना है, किसको प्रमोट करना है, किसकी ट्रेनिंग होनी है, कुछ सेफ्टी होनी है, तो यू कीप दी पायलट एसोसिएशन इन सर्कल. जी सर. और जी,
इन्होंने सर आते साथ ही उस एयरलाइन इस एसोसिएशन को डीरेकग्नाइज कर दिया। उन्होंने कहा हम मानते ही नहीं कोई ऐसी एसोसिएशन भी है। तो ये तो फिर डंडे पे बात हो रही है ना, ये तो फिर अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा, लेमेन्स टर्म्स पे देखा जाए तो वो डंडा चला रहे हैं, वो अपनी चुदहाट जिसे कहते हैं, वो अपनी चुदहाट कर रहे हैं। अभी कोई इसमें से कोई पायलट जो है या कोई उसका मेंबर जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया, वो हल्की सी बात भी कर देता है ना कि जी ये ज्यादती हो रही है, उसको पकड़ के सस्पेंड कर देते नौकरी से। अभी सर इन्होंने हफ्ता पहले प्रेसिडेंट पैल्पा को सस्पेंड कर दिया। उसने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उसने कहा जी हमें ये वी आर बीन फोर्स्ड टू वर्क अंडर प्रेशर, हमारी सैलरीज कट गई हैं, हमारी सर्विस इनसिक्योर है, तो काइंडली हमें रेस्क्यू करें, हमें हमारे वी आर पायलट्स, हमारा सारा काम सिक्योरिटी बेस्ड है और जी सेफ्टी बेस्ड है। जी। On simple writing this letter, the President Palpa has been suspended from the service. You're kidding me, really? Yes, yes. Wow. General Secretary is suspended, President is suspended, Vice President has been suspended by the airline. They are not flying. Unbelievable. नहीं, ये तो ज्यादती हो, ये तो सरासर ज्यादती हो, ये बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये तो हठधर्मी हो रही है बेसिकली। तो ये जो सर हठधर्मी हो रही है सर, ये तो हठधर्मी सर देखिए मैं वही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 8303 was not the pilot crash, it was the management who crashed the aircraft, sir. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। I have to agree this with you. अच्छा नबील साहब, डीजे ज़रका मैम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई थी जो अभी नबील ने शेयर की, लेकिन डेफिनेटली चीजें कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी बैकग्राउंड पे उसकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं, और वही बात है कि हमें उन सब चीजों को ढूंढना है, उनको फिक्स करना है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें हमें चाहे उसमें PIA में इनसाइड आपकी तब्दीलियां हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको चेंज करे, चाहे वजीर आजम उस पर एक्शन लें, और इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसको कन्वर्ट किया जाए, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ताकि वो किसी अंडर प्रेशर इस किस्म की चीजें देखिए, उसके ऊपर 200-300 लोगों की जान डिपेंड करती है, 200 to 300 फैमिलीज डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर कोई स्ट्रेस में ये चीज कर रहा है तो एटलीस्ट उसको उसके बैक पे अगर ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी नबील ने कहे हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको एक कंफर्ट वो देना चाहिए जिसमें वो आराम से फ्लाई कर सकें। सेम थिंग विद द मेंटेनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स। जिस तरह नबील ने अभी इसकी रिपोर्ट से रिलेटेड चीजें कही हैं कि वहां पर टावर पे जिस तरह उन्होंने नहीं देखा, सर यही तो बात है। अगर हम अब फिर मैं अगेन वो कहूंगी कि अगर आप हमसे हमारा ये राइट भी ले लेंगे कि हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते कोर्ट्स में, हम इनको किसी चीज पे सू नहीं कर सकते, तो सर ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? तो फिर तो हम अगले प्लेन का इंतजार करें कि खुदा ना खास्ता कोई और हादसा हो। इसके लिए सर बहुत ज्यादा चीजों को साफ करने की जरूरत है, मैं ये बिलीव करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमें शुरू अपने घर से करनी चाहिए कि हम इन चीजों को सही करें, और इसमें PIA को खुद उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको खुद वॉलंटियर करना चाहिए कि जी ये चीज गलत हो रही है, हम इस चीज के कैपेबल नहीं हैं, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और उसकी जगह उन ट्रेंड लोगों को लाना चाहिए जो कि इसके सही राइट। तो आप ये बता रहे थे तो पाल्पा के जो प्रेसिडेंट है उनको भी उन्होंने प्रेशर, मतलब उनको सस्पेंड किया हुआ है, तो ग्राउंड कर दिया सर। अब ये ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता, और ये अब हमारी आवाम को पता चलेगी, इसलिए कि आई एम श्योर कि ये बिहाइंड द सीन चीजें हो रही हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि PIA ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने पायलट्स के साथ। तो अभी हमने पायलट्स की बात की, आगे जाके हम मेंटेनेंस की भी बात करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना चेंज करते हैं CA की तरफ। देखिए, CA इज अ गवर्निंग बॉडी, तो CA का इसमें क्या एलिमेंट है? CA किस तरह से ये सब चीज देख रहा है? इसलिए कि CA में भी सारे मतलब एयरफोर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स के जो पर्सनल है वो है, तो अब PIA और CA में पे फर्क क्या रह जाता है अगर इस तरह से ये हो रहा है? सर देखें बेसिकली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल बात आपकी ठीक है
सर सिविल एविएशन जो है वो नो डाउट इट्स अ बॉडी which is supposed to regulate the laws, rules and regulations in the country. अब सर इन्होंने जो जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम का जो लॉ है जिसको उन्होंने 10 घंटे जो इंटरनेशनल लॉ है उसको उससे उठा के 16 घंटे कर दिया और मैंडेटरी फ्लाइंग 16 आवर्स कर दी। अब इन्होंने ये अप्रूवल सिविल एविएशन से ली है। सिविल एविएशन के ऊपर कैसे दे दी है अप्रूवल? बस उस वो एयरलाइन ने कहा जी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायर है, हमने फ्लाइंग करनी है, कोविड है, कार्गो चलाना है, हमें दे दें। उन्होंने वेवर दे दिया। कब ठीक है करें आप 16 घंटे। फिर हुआ क्या सर नबील साहब कि उन्होंने इस तरह से दे दिया? वो तो रेगुलेटरी बॉडी है, उनको तो पता है कि एक पायलट जो है कितनी देर फ्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा वो किस ऐसे उठा के उन्होंने ऐसे कैसे दे दिया? सर देखिए यही तो सर बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है बेसिकली चल रहा कि इधर आवे कावा बिगड़ा हुआ है। आप किसी के पास जाएंगे तो उसने अपना ही उसने जी जलका मैम। समीर मैं भी ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट गवर्नर साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें भी पीआईए की रिप्रेजेंटेशन थी और सिविल एविएशन की रिप्रेजेंटेशन थी, और उसमें भी जो हमारे सवालात थे कि एटीसी क्यों नहीं था या उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का क्या इशू है, उसमें उसमें प्रॉपरली चीजों को नहीं मेंशन किया गया, या ये कि फायर टेंडर्स वहां पे नहीं। आपकी आवाज खराब हो गई है नबील, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे इनकी आवाज नहीं भी आ रही। अच्छा चलें ठीक है, इनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। ये हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। तो नबील सीए का भी फिर अगर इस तरह से हाल है तो फिर किस तरह से ये सब सही होगा? अच्छा हम लोग जो है अभी आगे जाके सीए पे ज़रा बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? जी सिविल एविएशन के बारे में जी देखें सर, सिविल एविएशन के बारे में मेरा तो इसमें बड़ा क्लियर एक कॉन्सेप्ट है। सर देखिए 2014 में एक फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का अंडर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच था, और वो बेंच जो था वो केस सुन रहा था न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। दैट वाज बेसिकली इरेगुलरिटीज इन डन बाय द construction companies and other people who are involved in construction of the Islamabad International Airport. During that matter, चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा जी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो हाईएस्ट पर्सन है सीए का, हु इज द डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन? तो उस टाइम उन्होंने एक बताया कि जी इस टाइम जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है वो एक रिटायर्ड एयर मार्शल है। ओके तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हाउ एन एयर मार्शल कैन बी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन? सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया उन्होंने जी, जिसके ऊपर एविएशन डिवीजन और सिविल एविएशन उनकी इस अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई कर सका, और फिर उस जजमेंट में 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो थे, जो रिटायर्ड एयर मार्शल थे, उनकी अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर करके उनको घर भेज दिया। ठीक है, सही किया। और जी, और उसमें उन्होंने एक ऑर्डर में लिखा, उन्होंने कहा जी टू बिकम अ डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इट इज मैंडेटरी अंडर द लॉ टू हैव 18 years of A+ service in aviation, commercial aviation, और preferably a pilot in command. उसको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन होना चाहिए। ठीक है। तो सर अगर आपका डायरेक्टर जनरल जो हेड ऑफ द बॉडी सिविल एविएशन वही कॉम्पिटेंट नहीं है, वही कमर्शियल पायलट नहीं है, वही उसकी 18 साल की कमर्शियल नौकरी नहीं है एविएशन की, तो हाउ कैन ही अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम्स क्या हैं एयरलाइन के अंदर, या हाउ टू हैंडल द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस? ठीक है, ठीक है। तो ये सर मीनिंग टोटल सिस्टम ही कोलैप्स हुआ है सर एविएशन साइड का। बेसिकली सिस्टम कोलैप्स है, यू आर राइट, ये सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ है और उसको रिवाइव कोई कर ही नहीं रहा है। आई मीन के इनको लाने का मकसद जो शुरू में था कि जी ये पीआई को रिवाइव करेंगे या पीआई को रीस्ट्रक्चर करेंगे, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए कुछ है, अंदर ये कुछ और किए जा रहे हैं। सर मैं आपको और फिगर बताता हूँ कि जब ये मैनेजमेंट नई एयरलाइन पे आई, उस टाइम वी आर हैविंग 10 या 12 ATR एयरक्राफ्ट थे पीआई के पास, 12 या 10 ATR एयरक्राफ्ट थे। राइट नाउ वी हैव 2 ATR एयरक्राफ्ट ऑन द फ्लीट। 8 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हमारे सर, वापस चले गए, ग्राउंड हो गए। ठीक है सर,
अब 320 जहाज थे जब ये मैनेजमेंट टाइम हमारे पास 320 जो होते हैं, जो वापस जाने की बात है वो तो ठीक है जी, उनकी लीज खत्म हो गई थी, वो चले गए। उसके बाद कितने जहाज क्रैश हो गए, कितने जहाज मेंटेनेंस की इश्यूज की वजह से ग्राउंड हो गए, वो फिर हम लोग अलग से देखेंगे। हाँ, फिर बाकी 320 आए थे सर, वो 12 का फ्लीट था। इस टाइम 7 फ्लाई कर रहे हैं, बाकी सब ग्राउंड है। तो वो तो कोविड की वजह से भी तो ग्राउंड नो होंगे इस नॉट वक्त। नहीं सर, कोविड के नहीं, मेंटेनेंस इशू बेसिकली, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, आधा फ्लीट ग्राउंड है। 777 जो आए थे वो 12 777 थे, इस टाइम 4 या 5 फ्लाई करे, बाकी सब ग्राउंड हुए हैं सर। मेंटेनेंस इशू है सर। अब सर पायलट ने तो जहाज फ्लाई करना है, अब जहाज को मेंटेन करना, उसको स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करना, उनकी सर्विस को सिक्योर करना, ये तो सर गवर्नमेंट का काम है ना। ये तो हाई यहाँ काम मैनेजमेंट का काम है, और यस। मैनेजमेंट फंडिंग गवर्नमेंट से लेती है। अब आप जहाज को मेंटेन ना करें, उसकी सर्विस भी आप जो है पायलट की सिक्योर ना करें, और कहें जी कि वो परफॉर्म भी करे सर। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही अगर आप फिर बात करें अपने बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, कोई आर्टिकल लिख दें, कोई लेटर लिख दें इंटरनली, आप उसको पकड़ के ग्राउंड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है जी, अब हमारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है। ज़रकर आप अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद नबील आप दे दें, और फिर हम प्रोग्राम को रैप करते हैं। समीर, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी नियतों पे शक नहीं किया जाए। हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है जो हमारी आवाज को आगे पहुंचाएं। और सबसे बड़ा अब जो आरडीए का प्रॉब्लम है, सब लोग उसकी अहमियत को समझें और इस चीज को उसमें से खत्म करने की देखें। अगर फाइनल रिपोर्ट आने के बाद एक कंपनसेशन के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, हम वो करने को तैयार हैं। हम अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट्स देने को तैयार हैं, लेकिन हम क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज का ख्याल है कि किसी का कोई प्यारा इस किस्म के हादसे में जुदा ना हो। और ये सेफ्टी सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ये उस क्रू के लिए भी है जो उनके साथ ट्रेवल करते हैं सर, वो भी हम ही में से हैं। और पीआईए हमारा इदारा है, अगर हम इसकी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, हम उनको सही करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो सर फिर हमारे में और किसी बाहर से आके हमारे मुल्क में तबाही पहुंचाने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़रका। नबील, आप अपना फाइनल स्टेटमेंट दीजिए। जी सर देखिए, मैं तो सिंपल कहूंगा कि अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल लोगों का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, और ये कंटिन्यूस एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएट बेसिस पे रिफॉर्म्स करें और प्रोफेशनल लोगों को लेके आए, ताकि वो इस एयरलाइन को या हमारी एविएशन इंडस्ट्री को संभाले। तो ये आपका मैसेज जो है, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए है। जी जी, चलें, थैंक यू वेरी मच मैं भी नबील। सेकंड करूंगी नबील की बात को, मैं भी सेकंड करूंगी कि जी बिल्कुल चीजों को बेहतर होना चाहिए, और प्रोफेशनल हमें इसमें प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है चीजों को बेहतर करने के लिए। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच आप लोग मेरे इस शो पे आए। ख़वातीन हज़रात, अब आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। आज हमने जो बात की है, ये पीआईए के पायलट्स पे, पीआईए और पाल्पा का जो आपस में एक कोलैबोरेशन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। सीए किस तरह से एज ए गवर्निंग बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी को काम करना चाहिए, वो उसमें काम नहीं कर रही है। तो अब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आया पीआईए एक सेफ एयरलाइन है, या पीआईए इस वक्त बिल्कुल सेफ एयरलाइन नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नबील, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो अपना करेंगे वो मैं आपके साथ करूंगा, वो हम लोग करेंगे पीआईए पे और सिविल एविएशन पे। तो इनका नाज़रीन को बता दूं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।